9 दिसंबर 2022 चीनी सैनिक तवांग में घुसपैठ का प्रयास करते हैं, एक कुत्सित प्रयास जिसका उत्तर भारतीय योद्धा पाषाण से देते हैं। परंतु यह कोई प्रथम प्रयास नहीं था। डोकलाम और गालवान की भूमि पहले भी रौंदी गई थी, प्राण देकर और लेकर। A new investigative report claims that 38 Chinese soldiers died in Galwan Valley. तवांग की घटना के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत का उत्पीड़न संभव नहीं है, परंतु ये केवल शब्द हैं। धरातल पर क्या स्थिति है? युद्ध नवीन हथियारों से जीते जाते हैं। हथियार तकनीक से बनते हैं और तकनीक स्वयं बनानी पड़ती है, क्योंकि इंपोर्टेड तकनीक के साथ केवल पुराने हथियार आते हैं। अभी तक भारत 70% हथियार इंपोर्ट कराता आया है, निर्यात लगभग 0। पर क्या यह बदल रहा है? रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा। डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन दावा $5 बिलियन के निर्यात का है, परंतु ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन केवल ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करके इसे फाड़ने की चुनौती लिए बैठे हैं। Honorable PM has given the target of 5 billion by 2025 to the country. I hope that BrahMos themselves will be able to reach 5 billion by 2025. यह चुनौती और दावा दोनों ही छोटे नहीं हैं। चीन विश्व का 5वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्यातक देश है और 2010 से 2020 तक $1.5 बिलियन प्रति वर्ष की औसत से निर्यात किया है। भारत की 2025 तक $5 बिलियन की वार्षिक चुनौती भारत के लिए बाघ के दांत गिनने जैसा है। कारण रक्षा उपकरणों में भारत का इतिहास है। Over 100 MiG-21s have been lost in accidents over the last decade. India has been historically very dependent on Russia for defense supplies and equipment, something like 80% at peak. इतिहास अभिशप्त था, परंतु क्या भारत का भविष्य भी संसार से रक्षा उपकरणों के आयात की त्रासदी झेलेगा? वर्तमान तो $1.5 बिलियन का निर्यात फांदते हुए दिख रहा है। यह सोच से परे था, कुछ तो तूफान आया है। हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। क्या है भारत के रक्षा उपक्रम में इस छलांग के पीछे, या यह केवल एक छलावा है जो आपके नेत्रों के समक्ष माया जाल बना रहा है? क्या चीन से लोहा लेने के लिए यह कार्य आवश्यक है, और क्या भविष्य में भारत के रक्षा उपकरण संपूर्ण विश्व में भूमि रौंदेंगे? आज उत्तर पाताल से भी निकाला जाएगा। रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में हमारा समर्पण आकर्षक है, तो चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। चीन से लोहा लेना है तो भारत के अपने बनाए आधुनिक शस्त्र आवश्यक हैं, और आज भारत रक्षा निर्यात के बड़े बड़े वक्तव्य दे रहा है। अच्छी बात है, परंतु क्या सत्य भी है, या केवल भानुमति का कुनवा जोड़ा जा रहा है? भारत का रक्षा निर्यात 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए रहा, यानी $1.5 बिलियन से अधिक। क्या ये संख्या अच्छी है? इतिहास से आंकड़े निकाल कर देखते हैं। 2011-12 में भारत का रक्षा निर्यात 512 करोड़ रुपए था, और 2014-15 में नई सरकार आने तक 669 करोड़ रुपए। 2,24,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट वाले भारत के लिए ये संख्या शर्मनाक थी। परंतु अचानक से स्थिति बदली। भारत ने 2015-16 में 2,000 करोड़ रुपए फांड डाला, 2017-18 में 4,500 करोड़ रुपए, 2018-19 में 10,500 करोड़ रुपए, 2020-21 के कोरोना वर्ष में ये घटा 8,500 करोड़ रुपए, और 2021-22 में ये 13,000 करोड़ रुपए फांड चुका है। 2014-15 की तुलना करें तो यह संख्या लगभग 20 गुना बढ़ चुकी है। यह भारत के लिए अद्भुत छलांग कही जा सकती है, परंतु क्या ये विश्व स्तरीय है? SIPRI सिप्री की रैंकिंग के अनुसार अब भारत निर्यात में चोटी के 25 देशों में है, परंतु वैश्विक निर्यात का केवल 0.17% ही भारत से है, वो भी इतनी बड़ी छलांग के पश्चात। तो पहले की स्थिति विस्मयकारी होगी। भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? 2022-23 में 17,000 करोड़ और 2025 में 35,000 करोड़ रुपए, यानी $5 बिलियन निकट लक्ष्य है। पूरे होने की संभावनाएं हैं, परंतु दूरगामी भविष्य का भी एक लक्ष्य है। 2,75,000 करोड़ रुपए का निर्यात 2047 तक पूर्ण होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु क्या 2025 का $5 बिलियन का लक्ष्य वो बड़ा है या अवैध है? 2021 में यूएसए का रक्षा निर्यात $138 बिलियन था। इसे देखते हुए $5 बिलियन
आटे में नमक है। फ्रांस तीसरा बड़ा निर्यातक है। उसने 2019 में $10 बिलियन का रक्षा निर्यात किया। तो 5 बिलियन का आरंभ अच्छा आरंभ कहा जा सकता है, परंतु दौड़ लंबी है। कदाचित भारत ने भागना विलंब से प्रारंभ किया। क्यों भागा भारत विलंब से? पुनः इतिहास में झांकना पड़ेगा। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। आज भारत वेपन लोकेटिंग रडार का विक्रय आर्मेनिया को कर रहा है, परंतु 90 के दशक में इसी रडार को प्राप्त करने के लिए यूएसए और इजराइल से प्रार्थना कर रहा था। क्यों नहीं बना पा रहा था भारत ये रडार या अन्य प्रकार के अस्त्र भारत में ही? ये ज्ञात करने के लिए 1990 से 2012 तक 5 विशेषज्ञ समितियां बनाई गई। हर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, परंतु केवल कागज नीले किए गए, धरातल पर कुछ नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? कहानी सुनिए उसके लिए। रक्षा उपकरण बनाने हैं तो अनुसंधान करना पड़ता है, जो डीआरडीओ का कार्य है। वो इस कार्य को कर नहीं पा रहा था। 2007 में जो समिति बैठी उसकी रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि केवल 3% वैज्ञानिक डीआरडीओ में इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों पर पीएचडी किए हुए हैं। 60% से अधिक स्नातक हैं। ये स्टाफ रिसर्च नहीं कर सकता। दूसरी ओर निजी कंपनियों को कुछ करने ही नहीं दिया जाता था। डीआरडीओ और HAL आयात पर विश्वास रखते थे। टाटा और महिंद्रा को बढ़ने नहीं देते थे। चुनौती के भय से आज यही निजी कंपनियां 70% निर्यात कर रही हैं। यह कार्यप्रणाली हतप्रत करती है, परंतु क्या अब इसमें परिवर्तन आ चुका है? भारत स्वयं शस्त्र बना रहा है, परंतु क्या यह पर्याप्त है चीन से लोहा लेने के लिए? इसका उत्तर देना कठिन है। पहला कारण यह है कि भारत का आत्मनिर्भरता का यह प्रयास अभी आरंभ हुआ है, और दूसरा इतिहास 1962 में हुए भारत चीन का युद्ध। यह युद्ध सैकड़ों प्रश्न छोड़ता है। यहाँ सबका उल्लेख नहीं हो सकता क्योंकि पूरी पुस्तक चाहिए इसके लिए, और वो अवेलेबल है कुकू FM पर। इंडिया वर्सेस चाइना 1962 जैसी ऑडियो बुक के माध्यम से, जिसमें मुझे भारत चीन के मध्य आज़ादी के बाद की स्थिति से लेकर युद्ध के आरंभ और उसके अंत तक एक एक चीज़ को भीतर तक समझने में सहायता की। वैसे ऐसी 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स हैं कुकू FM पर, फाइनेंस से लेकर बायोग्राफी और मोटिवेशन से लेकर आध्यात्म तक। इतना सब मिट्टी के दामों में। ऊपर से यदि आप हमारे दर्शक हैं और भारद्वाज 50 BHARDWAJ 50 कोड का प्रयोग करते हैं, तो आपको वार्षिक प्राइस पर सीधे 50% डिस्काउंट में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पहले 250 डाउनलोड्स पर। अब सब किताब पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ सुन अवश्य सकते हैं। सोने से पहले, खाना बनाते हुए, तो काम भी नहीं रुकते हैं और समाज में बोलने के लायक भी बनते हैं। ये सब 1 साल के लिए, वो भी एक फिल्म की टिकट से भी कम दाम में। काम की जगह पर पैसा लगाएं। कुकू FM डाउनलोड करें अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। चलिए भारत की ओर चलते हैं। 70% रक्षा सामग्री आयात करने वाला भारत आज 65% सामग्री भारत में बनाने लगा है। यह तीव्रता से हुआ है कार्य। क्या परिवर्तन आया कार्यप्रणाली में, वो आगे देखते हैं। परिवर्तन श्रम मांगता है और श्रम समय, तो समय के गर्भ में चलते हैं और आरंभ करते हैं 2015 से। फरवरी में नरेंद्र मोदी रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भरता पर वार्ता करते हैं। अगस्त में संसद में आंकड़े रखे जाते हैं भारतीय रक्षा के निर्यात पर, जो लज्जित करने वाले होते हैं, और 2015 के अंत में एक लक्ष्य रखा जाता है, भारत को 2027 तक रक्षा क्षेत्र में 70% तक आत्मनिर्भर बनाने का। India has test-fired a number of missiles, including a new version of the surface-to-surface supersonic cruise missile, BrahMos, and anti-radiation missile, Rudram 1. 2016 के आरंभ होते ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन का ट्वीट आता है कि वो इंतजार नहीं कर सकते इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का। ये हेलीकॉप्टर्स भारत में बनने की डील थी। मई तक रिलायंस डिफेंस को भी 16 लाइसेंस मिल जाते हैं मिसाइल्स के। जून तक रूसी रक्षा उपकरणों का भी अपग्रेडेशन भारत में होने लगता है। इसी वर्ष भारत से छोटे हथियारों के निर्यात की अनुमति निजी कंपनियों को मिल जाती है और दिसंबर 2016 में प्राइवेट कंपनियों को असला बनाने की अनुमति मिल जाती है। ये सारे मार्ग
निजी कंपनियों के लिए खोले गए थे। 2017 में भारत लघु शस्त्रों का कारखाना मध्य प्रदेश में खोलता है इजराइल के साथ, परंतु भारत अभी भी सबसे बड़ा आयातक देश था। 2018 में निर्यात में वृद्धि की आस में भारतीय रक्षा उपकरणों को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अंग बनाया जाता है। सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का, जो एक स्वदेश निर्मित रेडार है। मार्च 2019 में भारत और रूस मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल्स के कारखाने का उद्घाटन करते हैं। इसी वर्ष खाड़ी देश भारत को साथी बनाते हैं अपने देशों में रक्षा उद्योग लगाने के लिए। जून 2019 तक 85 देश रडार में आ चुके थे रक्षा उपकरण के निर्यात के लिए, और इसी वर्ष $5 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा जाता है। फरवरी 2020 तक भारत 42 देशों में रक्षा उपकरण कम अधिक मात्रा में निर्यात करने लगा था, और इसी के मध्य अगस्त 2020 में भारत निर्णय लेता है 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का, यानी ये उपकरण अब भारत में बनने वाले थे। इसी माह DRDO 108 उपकरणों का चुनाव करती है भारत में निर्माण करने के लिए। Defense Ministry has now decided to put an embargo on the import of 101 key defense items. मार्च 2021 तक भारत 84 देशों में रक्षा उपकरण निर्यात करने लगा था, और एशियान के देशों के समक्ष स्वयं को चीन का विकल्प बताते हुए भारत से रक्षा सामग्री लेने को कहता है। इसी वर्ष 156 रक्षा उपकरण निर्यात के लिए क्लियर किए जाते हैं, और इसी 2021 के अंत तक फ्रांस मिलिट्री इंजन्स भारत में बनाने के लिए मान जाता है। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। 2022 और आकर्षक था। स्वीडन का एंटी टैंक वेपन भारत में बनाने का निर्णय ले लिया जाता है, या फिर भारत की एक फर्म का 155 मिलियन की आर्टिलरी गन्स का निर्यात करना। ये खबरें पहले सुनाई नहीं देती थी। 2022 में फिर भारत में 101 रक्षा उपकरणों की नई सूची बनाई गई और उनका आयात बंद कर दिया गया। साल का अंत आते आते भारत टॉप 25 निर्यातक देशों में आ चुका था। Indian defense companies have been increasingly becoming a part of the supply chains of US defense companies. Yes, the US is a major buyer of Indian defense equipment, along with several nations in Asia and Africa. भारत कदाचित एक दृढ़ निश्चय लेकर कदम बढ़ा चुका है, परंतु विश्व भारत के इन पद चिन्हों को कैसे देख रहा है, वो आगे देखते हैं। 2,75,000 करोड़ का निर्यात 2047 तक, यह लक्ष्य आज एवरेस्ट की चोटी जैसा लगता है। $5 बिलियन का लक्ष्य 2025 तक हाथ में आता अभी लग रहा है। कभी ये लक्ष्य भी एवरेस्ट की चोटी ही प्रतीत होता था। भविष्य के प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में ही सही हैं, परंतु क्या भारत तत्पर है भविष्य के लिए? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर भविष्य के सूचकांक प्रक्षेपित करते हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। 6200 करोड़ का निवेश और 24,000 करोड़ के MOU अच्छा प्रारंभ कहा जा सकता है इन डिफेंस कॉरिडोर्स के लिए, और इन उपक्रमों के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष हो रहे डिफेंस एक्सपो जैसे उत्सव, उसमें भाग ले रहे देश और प्रदर्शन में लगे शस्त्र इस पूरे उपक्रम को बल दे रहे हैं। दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें फ्लाइट सिमुलेटर के अलावा जो विभिन्न हथियार हैं जो भारत खुद अपने देश में, भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर खुद बनाते हैं, उन हथियारों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया समेत 6 अन्य देश तेजस विमान लेने के लिए इच्छुक हैं। फिलीपींस, वियतनाम, यूएई ब्रह्मोस के लिए तत्पर हैं। पिनाका की भी भारी मांग है, और ऐसे दर्जनों वेपन्स हैं जो निर्यात हो रहे हैं। यह सब आवश्यक है क्योंकि यदि चीन और भारत की वायु शक्ति की तुलना की जाए तो चीन कहीं आगे प्रतीत होता है, और इसका उत्तर केवल आत्मनिर्भरता है। परंतु क्या सभी देश प्रसन्न हैं इस आत्मनिर्भरता से?
कदाचित नहीं। रूस से आयात 20% घटा है, कदाचित रूस प्रसन्न नहीं होगा। वहीं वियतनाम को भारत द्वारा ब्रह्मोस देना पूरे एशिया पैसिफिक में एक संदेश देता है जिसकी गूंज चीन के कानों में सबसे अधिक पड़ेगी। कदाचित चीन भी प्रसन्न नहीं होगा और ऐसे कई देश, परंतु इससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि रक्षा उपकरण भारत में बनना अति आवश्यक है, भारत के लिए, भारत के अस्तित्व के लिए। कारण आगे देखते हैं। भारत 2012 से 16 तक लगभग 70% शस्त्र रूस से लेता था। 2017 से 21 तक यह 46% रह गया। रूस पर अत्यधिक निर्भरता भारत के लिए घातक है, परंतु क्यों? क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध, फिर सीरिया को लेकर मतभेद और अब यूक्रेन को लेकर विवाद। ऐसे में अमेरिका रूस के रक्षा उपक्रमों पर प्रतिबंध लगाता रहता है। Now, the West is, of course, trying to step up its pressure on Moscow, the invasion into Ukraine. The United States has announced more sanctions, and this time, the targets happen to be Russia's defense industry. सैंक्शंस लगने का अर्थ है यूएसए का कोई भी बैंक इन रूसी कंपनीज को टच भी नहीं करेगा। भारत और रूस के मध्य डिफेंस इक्विपमेंट्स का व्यापार डॉलर्स में होता है। प्रैक्टिकल कारण है इसके, परंतु डॉलर में व्यापार के लिए अमेरिकी बैंक सिस्टम से होना आवश्यक है, जो रूसी कंपनीज को छू भी नहीं रही हैं। ऐसे में व्यापार कैसे होगा? भारत 1950 के दशक में अपना सुपरसोनिक फाइटर बना रहा था, परंतु इसे पावर प्लांट बनाने के लिए बंद कर दिया गया। 1980 में भारतीय रक्षा मंत्री के शब्द थे कि भारत को पाकिस्तान और चीन से उत्तम शस्त्र बनाने पड़ेंगे अपनी रक्षा और जीवित रहने के लिए। 50 के दशक में रुका कार्य रुका का रुका ही रह गया। भारत अपने कार्य में लगभग 70 वर्ष से लेट है। रक्षा सौदों में किसी भी प्रकार का विलंब भारी पड़ सकता है। भारत की आत्मनिर्भरता इस कारण से भी अति आवश्यक है, परंतु क्या यह आत्मनिर्भरता विश्व के लिए संकट है, वो आगे देखते हैं। भारत एक प्रजातंत्र है। नैसर्गिक रूप से सहस्त्र वर्षों से बाहरी देशों पर आक्रमण का इतिहास भी नहीं है। मूल में सभी के सुख की कामना है। ऐसे में भारत का रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति बनने का प्रयास विश्व के लिए संकट का नहीं, अवसर का क्षण है। चीन के समकक्ष आने में कदाचित कुछ समय लगेगा, परंतु भारत की तीव्रता और समर्पण देखते हुए यह समय अधिक प्रतीत नहीं होता। कैसा लगा रेड फाइल्स का यह प्रकरण? कमेंट करके हमें बताएं। डाउनलोड करें कुकू FM को, क्योंकि ज्ञान सुनना आवश्यक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स के एक और विस्फोटक प्रकरण में।